वेलकम टू सचिन योद्धा स्मार्ट क्लासेज। आप सभी को सुप्रभातम। आज जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। आखिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है। इससे पहले के चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, तब हम लोग उनमें ये पढ़ा था कि किस तरह से सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद कौन आए, इंग्लिश आए यानी अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद कौन आया, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। इन सब पांचों का डिस्कस किया और इन सब पांचों के बारे में पढ़ा और इन सब पांचों के कंपटीशन में हम लोगों ने देखा कि सक्सेस कौन हुआ, अंग्रेज सक्सेस हुए। और फाइनली जो है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रास्ता क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो भी यूरोपीय कंपनियाँ थी पांचों में से ब्रिटिश साम्राज्य ही भारत जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का ही होगा। समझे। इससे पहले के वीडियो में आप सभी लोगों को हम इतना समझा चुके थे, लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे कि ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे करते हैं। आगमन का मतलब पैर रख दिए, समझे। आगमन का मतलब पैर रख दिए। अब विस्तार का मतलब हम लोग देखेंगे कि अब क्या करते हैं। विस्तार का मतलब कैसे जो है कि अपने भारत को, हमारे सोने की चिड़िया हमारे भारत को कैसे वो नियंत्रण में लेते हैं। आखिर उनकी कूटनीतियाँ क्या थी। आखिर एक बार में ही तो नहीं किए, एक ही बार में तो सब थरिया में का खाना नहीं खा जाता है, कौरे कौरे में खाता है ना, तब ना पेट फटता है, पूरा थरिया उड़ा जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने कौरे कौरे की तरह की जो है कि एक कर करके के चारों तरफ से भारत पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। तो उसका मेन रीज़न क्या था हम बता दें कि जब औरंगजेब मर गया था तो आप लोगों को हम इतना बता चुके थे कि संपूर्ण अंग्रेज़ नहीं, औरंगजेब जब मर चुका था तो आप लोगों को हम बता दें कि मुग़ल साम्राज्य का विघटन होने लगा था छोटे छोटे राज्य में, क्योंकि सब नालायकें आने लगे थे। औरंगजेब के बाद वो इतना योग्य नहीं थे कि जो इस विशाल मुग़ल साम्राज्य को संभाल सकें। और इस तरह से क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का जो है कि विघटन होने लगा। विघटन मतलब टूटने लगा कई छोटे छोटे राज्य में, आपसी फूट हो गई। किसमें, मुग़लों में आपसी फूट हो गई। अब इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला वो अंग्रेज़ों को मिला। वो कैसे मिला अंग्रेज़ों को फ़ायदा, आप लोगों को हम बता दें। तो फ़ायदा इस तरह से मिला क्योंकि जब सारे राजा टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गए थे और कोई खलनायक नहीं था औरंगजेब जैसा जो इनको पानी पिला सके, तो इनको जो है कि पानी पीने का मौका मिल गया। अब देखते हैं ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आखिर विस्तार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो गया तब बंगाल में जो है कि मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया, बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। कहा कि नहीं, बंगाल जो है कि अब स्वतंत्र हो गया मुग़लों से, समझे। अब बंगाल जो है कि प्रांत नहीं रहा मुग़ल साम्राज्य का, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य हो गया। कौन, बंगाल। तो इस तरह से बंगाल का विघटन हुआ। हैदराबाद में चिंगिज़ खान थे, उन्होंने भी क्या किया, मुग़ल साम्राज्य से विघटन कर लिया, खुद को आज़ाद कर लिया, समझे। तब हैदराबाद भी अलग हो गया। जब हैदराबाद अलग है, ये सब पहले प्रांत थे। जब मुग़ल साम्राज्य में थे तो ये प्रांत थे। जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत के 2800 प्रांत है, तो सब 2800 प्रांत एक साथ हैं तो हमारा देश बहुत मजबूत है आज। लेकिन उस समय क्या हुआ, कमज़ोर नेतृत्व के कारण, मुग़लों की कमज़ोर नेतृत्व और योग्यता के कारण, कम योग्यता के कारण ये सब अपने आप को जो है कि क्या करने लगे, आज़ाद करने लगे। क्योंकि परेशान हो गए थे सब, इतना नालायक आ गए थे ना उसमें। फर्रुखसियर, लंपट मूर्ख, ये फर्रुखसियर जो था, घृणित कायर, ये सब इतना नालायक हो गए थे ना कि अंग्रेज़ों को सर पर चढ़ा के रखते थे। ये सब परेशान हो गए थे, इसलिए ये जो है कि क्या होने लगे, अलग होने लगे। तो हैदराबाद के चिंगिज़ खान ने अपनी अलग राज्य की स्थापना कर दी। और आप लोग को हम बता दें, मराठा और पेशवा जो महाराष्ट्र में थे वो अभी जो है कि अपने आप को अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। अगर शायद में भी अगर मराठा अगर अपने कामयाब में सक्सेस हो जाते और स्वराज बनाने में अगर सक्षम हो जाते और पूरे भारत पर नियंत्रण हो जाता, और अगर शिवाजी के जैसा अगर मजबूत नेतृत्व मिला होता ना, तो आप लोग को हम बता दें भारत गुलाम नहीं बना होता। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद और एक बाजीराव मस्तानी, दो ही ऐसे थे मराठा साम्राज्य में जो शक्तिशाली थे, लेकिन उसके बाद उसमें भी कोई खास नहीं थे, तो इसलिए वो भी स्वराज का सपना पूरा न कर सके। तो इस तरह से ये राज्य भी, मराठा और पेशवा का राज्य भी एक अलग राज्य हो गया था, समझे। फिर मैसूर यहाँ का इलाका है, हैदर अली वहाँ के संस्थापक थे, तो उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया।
फिर कर्नाटक में सादातुल्ला खान थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। और ये जो सिख थे, सिख कौन थे, ये पंजाब में ये जो सिख थे, इन्होंने भी अपने आप को अलग घोषित कर लिया। और अलग जानते हो क्यों घोषित कर लिया? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया और सिखों की सेना को तैयार किया, समझे। और आपको पता है गुरु गोविंद सिंह से पहले जो गुरु थे, गुरु 9वें गुरु, उनको औरंगजेब ने कटवा दिया था, तेग बहादुर को। तो जब तेग बहादुर को अंग्रेज़ों ने कटवा दिया था, तो इस तरह से सिख साम्राज्य में मुग़लों के प्रति विरोध हो गया था। तब तो वो जो है कि जैसे ही औरंगजेब मरा, तैसे ही उन्होंने एक अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया पंजाब में। और वो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे, समझे। आप इन सब को हम बता दिए कि किस तरह से जो मुग़ल साम्राज्य का भारत था, वह किस तरह से विघटन हो गया था। और उसी समय अंग्रेज़ भी आ चुके थे। अब अंग्रेज़ ने देखा कि अंग्रेज़ ने शुरुआत में क्या किया कि पहले बंगाल को हासिल किया, फिर मैसूर को हासिल किया, फिर उसके बाद जो है कि सिखों पर आधिपत्य जमाया, और धीरे धीरे जो है कि संपूर्ण भारत को जो है कि अपना कब्जा कर लिया। अब हम बात करेंगे कि ये अपना कब्जा कैसे किए। इससे पहले हम लोग बारी से बारी अध्ययन करेंगे। पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर अंग्रेज़ सिख संबंध, अंग्रेज़ सिख, इन्होंने युद्ध लड़ा कौन कौन सा, अब देखते हैं। बंगाल के लिए इन्होंने, यहाँ पर साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने सर्वप्रथम 2 प्रमुख युद्ध लड़े। और ये 2 ऐसी ऐतिहासिक युद्ध थी बंगाल में, बंगाल के कारण। एक था प्लासी का युद्ध। क्या था? प्लासी का युद्ध। आप सभी लोग बिल्कुल तन मन से सुनना, समझे। एक हो गया प्लासी का युद्ध और एक हो गया बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों का रास्ता बिल्कुल साफ होता है और इतिहास में एक नया मोड़ आ जाता है। अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है, यानी ये अब हो जाता है कि अब अंग्रेज़ जो है कि अपना राज्य धीरे धीरे कदम स्थापित कर लिए थे, समझे। और बक्सर के युद्ध के बाद तो इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे इनका मनोबल बढ़ता गया। और इन युद्ध के बाद जितना भी पैसा लगा, उस पैसे को लगा करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक जीती चली गई, धीरे धीरे सारे भारत को बारी से बारी जीतते चले गई। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है, समझे। अब ध्यान देना, हम लोग आज पढ़ेंगे, अभी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे होता है। बारी बारी से सबको पढ़ना है, लेकिन पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य के बारे में पढ़ना है, समझे। अब हम बता दें आप लोगों को आगे कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान दीवान थे। शासनकाल में, फर्रुखसियर के शासनकाल में जो मुर्शिद कुली खान थे, वह जो है कि दीवान थे। दीवान मतलब जो वित्तीय मामला होता है, दीवान थे, पद होता है दीवान। तो मुर्शिद कुली खान क्या थे? दीवान थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। यानी बंगाल पर अंग्रेज़ों का कैसे आधिपत्य होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य के बारे में देखेंगे कि बंगाल पर उन्होंने शुरुआत में कैसे बंगाल को कब्जा किया। पहले ये नोटिस करेंगे, आखिर ये बंगाल को सर्वप्रथम पाना क्यों चाहते थे? बंगाल पर इनका ध्यान जो है कि सबसे ज़्यादा क्यों गया, समझे। इन पर बंगाल का ध्यान सबसे ज़्यादा जाने का जो मेन रीज़न था, वो ये था कि आप लोग को बता देते हैं। बंगाल समुद्र के किनारे है, बंगाल की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, समझे। और वहाँ से व्यापार का आगमन भी हो सकता था, वहाँ की भूमि उपजाऊ भी थी। और वहाँ पर कोई राजाओं का मतलब ज़्यादा झंझट नहीं था, ज़्यादा जो कमज़ोर राजा थे उधर के, जो 1-2 थे। तो इस तरह से उनका जो ज़्यादा ध्यान था वो बंगाल पर ध्यान था। तो सर्वप्रथम जब उन्होंने भारत पर अगर आक्रमण किया, अगर सर्वप्रथम जिस राज्य को भारत में मिलाया तो बंगाल को मिलाया, बंगाल को अपने अधीन किया। तो बंगाल को अपने अधीन कैसे किया है, हम अब ये जानते हैं। ध्यान देना, क्या होता है कि बंगाल जो है कि मुग़ल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था।
जैसे आज अगर हमारे भारत में अगर सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य में पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये सब आते हैं ना, तो उसी तरह से उस समय सबसे संपन्न राज्य जो है कि बंगाल था पूरे मुग़ल साम्राज्य में। और मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, जब देखा कि सब नालायक आ गए, नेतृत्व कमज़ोर पड़ गया है मुग़ल साम्राज्य का, तो इसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। लेकिन ध्यान रहे, स्वतंत्र शासक तो घोषित कर लिया था, लेकिन राजस्व जो है कि मुग़ल बादशाह को भेजता था, कुछ राजस्व कुछ सेंड करता था, समझे। एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था, लेकिन कुछ भेज देता था, लो तुम भी पकौड़ी, थोड़ा हम भी खाते हैं, हम पकौड़ी खा रहे हैं तो तुम चटनी खा लो, समझे। अपने पकौड़ी मतलब राज्य का शासन करके अपने पकौड़ी तो खा रहा था, लेकिन चटनी भी थोड़ा उनको भेज दे रहा था। किसको? मुग़ल बादशाह को, जो मेन मुग़ल साम्राज्य था, क्योंकि उन्हीं से आज़ाद हुआ था। और अपनी कैपिटल इसने क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया। मुर्शिदाबाद कहाँ का इलाका था? मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में ही है। तो उसने क्या किया कि ढाका से कैपिटल अपना शिफ्ट कहाँ कर लिया? मुर्शिदाबाद में कर लिया। और जब ये आया तो इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। कौन सी प्रथा प्रारंभ की? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। और एक जो महत्वपूर्ण सबसे योजना लागू किया था वो था तकाबी ऋण। तकाबी ऋण जानते हो क्या होता है? तकाबी ऋण में ये होता है कि मान लो खेती करनी है, तो खेती करने के लिए जो है कि इसने क्या किया कि पहले से ही पैसा देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा किसान भाई, हाँ आपको खेती करनी है, हाँ तो चलिए आपको हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आपकी खेती में। तो किसानों को खेती करने के लिए पैसा देना ही ऋण के रूप में, ऐसा नहीं कि फ्री का दे दिया, ऋण के रूप में खेती के लिए जो पैसा दिया जाता था बहुत कम ब्याज पर, उसको ही हम कहते थे तकाबी ऋण। ये अच्छा मतलब अच्छा शासक थे, बंगाल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उस समय बंगाल सबसे धनी भी कहा जाता था। अब क्या हुआ, जब मुर्शिद कुली खान मर गया तब इसने क्या किया, अपने दामाद को नियुक्त किया, और उस दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। ये तो है मुग़लों में या सल्तनत में हम लोगों ने देखा दामाद की बड़ी खातिरदारी हो रही है। सल्तनत काल में भी हम लोगों ने देखा, मुग़ल में भी हमने देखा, अभी आगे आप भी देखोगे बहुत खातिरदारी होगी। तो ध्यान देना, इसका दामाद जो है कि कौन हुए? सुजाउद्दीन हुए। लेकिन ये उतना खास नहीं रहे, सुजाउद्दीन जो है कि उतना खास नहीं रहे। 27 से 39 तक इन्होंने राज्य तो किया, लेकिन ये जो है कि क्या थे, खास नहीं। अलीवर्दी खान जो है कि क्या करते हैं, एक बिहारी हम आप लोग बता दें कि सुजाउद्दीन दामाद था, उसके बाद सरफराज खान बना। सरफराज खान को उसके ही सूबेदार अलीवर्दी खान ने मार डाला। क्या किया? हत्या कर डाला। और जब उसकी हत्या कर डाला तो हम आप लोग को बता दें, ये अलीवर्दी खान जो है कि बहुत क्या था, बहुत वीर था, बहुत अच्छा शासक था। हम आप लोग को बता दें, इसने क्या किया कि बंगाल को इतना आगे कर दिया, बंगाल में इतना विकसित कर दिया कि उस समय बंगाल सबसे ज़्यादा धनी हो गया पूरे भारत में। और बंगाल को हेवन ऑफ इंडिया यानी भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और एक और काम किया इसने, जो पहले राजस्व मुग़ल को दिया जाता था, अलीवर्दीन खान मजबूत था, उसने जो है कि मुग़ल साम्राज्य को राजस्व देना बंद कर दिया, समझे। और वो पैसा जो है कि जनता में लगाने लगा, बंगाल की डेवलपमेंट में लगाने लगा। तो इसलिए बंगाल उस समय क्या कहा जाता था? हेवन ऑफ इंडिया कहा जाता था, समझे। अब आप लोग को बता दें, अलीवर्दीन खान के दामाद यानी इसका भी दामाद, अलीवर्दी खान का दामाद, इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है सिराज-उद-दौला। कौन बनता है? सिराज-उद-दौला। तो जानते हो क्या था, ये जो अलीवर्दीन खान था ना, ये जानता था कि अंग्रेज़ों से हमें काम कैसे लेना है। क्या होता है कि अंग्रेज़ों से कैसे काम लेना है, ये जानता था कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार करने के लिए उन्हें रॉयल डिग्री फर्रुखियर से मिल गई है, वह स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। तो उसने सोचा कि इनको हम व्यापार करने दें। हम क्या करें? अलीवर्दीन खान की दिमाग इतना काम था कि वो सोचता था कि ये जो व्यापार कर रहे हैं इनको हम व्यापार करने दें, इससे जो है कि हमारे इलाके का भी डेवलपमेंट होगा, और इन्हीं के पैसों से इन्हीं की टेक्नोलॉजी से हम बिहार को बनाते चले जाएं। इनको भी छेड़ना नहीं है।
ये जानता था कि ये जो अंग्रेज़ है ना मधुमक्खियों की छाते की तरह है, अगर इन्हें हम सहलाते रहेंगे ना तो ये हमें शहद देते रहेंगे, शहद बनाते रहेंगे। लेकिन जहाँ इन्हें हम कोंच दिए ना तो ये जो है कि फना के छाप के काट देंगे, बीन देंगे बोटी बोटी, समझे। ये इस बात को जानता था, तो इसलिए अलीवर्दीन खान जो है कि अंग्रेज़ों को मधुमक्खी की छाता मानता था, समझे। लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला जो है कि अंग्रेज़ों के परेशान हो गया था, अंग्रेज़ों के नियम से, अंग्रेज़ों के अत्याचार से वहाँ पर जो हो रहे थे। क्या होता था ना कि अंग्रेज़ खुद को तो मुक्त व्यापार कर रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा बाकी व्यापारी भी उठा रहे थे। मान जाओ 200 रुपया टैक्स है, समझे। तो मानो अंग्रेज़ तो टैक्स मुक्त हैं, लेकिन जो भारतीय व्यापारी हैं वो उनको तो टैक्स देना है 200 ना। तो हमारे भारतीय व्यापारी क्या करते थे, अंग्रेज़ों से मिल करके अंग्रेज़ों को 100 रुपया चटा देते थे और क्या करते थे कि 100 रुपया अपना बचा लेते थे। तो इस तरह से राजस्व जो है कि कम हो जाता था। तो इससे फ़ायदा जो है कि अलग लोग भी इसका फ़ायदा उठाने लगे, रॉयल डिग्री जो अंग्रेज़ को मिली थी। तो इस वजह से सिराजुद्दौला परेशान हो गया और उसने कहा कि रह इन सबको ख़त्म कर दे, समझे। तो इसने क्या किया कि कोलकाता में अटैक किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और ये खिलाफ था एक और खिलाफ कि अंग्रेज़ अपना किलाबंदी भी बना रहे थे। अरे भाई तुम आए हो व्यापारी करने, तो यहाँ पर सैनिक रखने का क्या काम है, यहाँ पर किलाबंदी काहे कर रहे हो। हाँ, कहीं गए हो तो व्यापारी करने, तो किलाबंदी करोगे, सैनिक छावनी बनाओगे। तो इससे सिराजुद्दौला नाखुश था और अंग्रेज़ भी इसको भाप लिए थे कि ये सिराजुद्दौला जो है कि क्या हो रहा है, ज़्यादा उछल रहा है, समझे। तो अब अगर हम आप लोगों को बात बता दें कि सिराजुद्दौला जो है कि क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो अब इसने खिसिया करके और अंग्रेज़ों पर अटैक कर दिया। कोलकाता में क्या कर दिया, अंग्रेज़ों पर अटैक कर दिया। अब अंग्रेज़ जो है कि उधर कर्नाटक वाले युद्ध में फ्रांसीसियों से भिड़े हुए थे, उसी में समय बाझे हुए थे। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपनी सेना करना यहाँ से जो युद्ध लड़ी थी यहाँ से बुला लिया और तुरंत कोलकाता में चढ़ाई कर दिया। और जब कोलकाता में चढ़ाई कर दिया तो सिराजुद्दौला जो है कि हार जाता है और सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। और अलीनगर की संधि से क्या होता है कि सिराजुद्दौला का दोबारा राज्य तो बनता है, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं खुंदक तो है ही, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी तो गुस्सा है ही अंग्रेज़ों के प्रति। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि सोचा कि अंग्रेज़ों को हम लोग किस तरह से, अंग्रेज़ों से हम किस तरह बदला लिए। अलीनगर की संधि के द्वारा जो अंग्रेज़ ने हमें प्रताड़ित किया है, जो हमारा रॉयल, जो हमारा बादशाही रुतबा है उसको जो है कि ख़राब किया है, उस पर छवि पहुंचाया है। अब जो है कि क्या होता है कि इसके मन में भी, सिराजुद्दौला के मन में भी था कि ब्रिटिशर से हम बदला लेंगे। अब ब्रिटिशर भी भाप लिए थे कि वो मानेगा नहीं, इसके मन को भाप लिए थे। उन्होंने क्या किया ब्रिटिश लोग कि इसके जो सेनापति थे, जो इसके विश्वसनीय लोग थे सिराजुद्दौला को, उसको जो है कि क्या करने लगे, लोभ देने लगे, प्रलोभन देने लगे, लालच देने लगे, जो इसके विश्वसनीय थे, समझे। और उनको अपने में गते गते मिला लिए, समझे। और ये जो थे अंग्रेज़, और ये जो सिराजुद्दौला था, इसने जो है कि एक पलासी जगह, एक प्लासी का युद्ध हुआ है, एक जगह है वहाँ पर पलासी फूल बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम जो है कि पलासी का युद्ध पड़ा। तो फाइनली सिराजुद्दौला ने पलासी का युद्ध लड़ा 1757 में, और इसे उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, और वास्तव में ये जीत भी गया होता। लेकिन क्या कारण था कि ये नहीं जीता। प्लासी का युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, इसने ही एक मोड़ तय कर दिया भारतीय इतिहास का कि अब अंग्रेज़ भारत का हो जाएगा। अगर इस युद्ध में अगर शायद अंग्रेज़ अगर हार गए होते, तब जो है कि भारत की इतिहास ही कुछ और होता, समझे। तब क्या होता है, इस युद्ध में प्लासी का युद्ध जो है कि अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, अंग्रेज़ एक तरफ से थे और एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ये कौन थे, बंगाली नवाब थे, समझे। और आप लोगों को बता दें कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरह से परास्त हुआ। कारण क्या था बुरी तरह से परास्त होने का, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सेनापति जो सिराजुद्दौला का था मीर जाफ़र,
उसको जो है कि अंग्रेज़ों ने अपने में मिला लिया और मीर जाफ़र को ये प्रलोभन दे दिया कि देख बेटा, अगर तू बन जाएगा ना, अगर अगर ये सिराजुद्दौला अगर हार गया ना तो हम तेरे को राजा बना देंगे, बंगाल नवाब तू बन जाएगा एकदम। तो ये जो है कि इसके अंदर लालच आ गया, समझे। तो अब इस घर का भेदी लंका ढाए, पूरा रामायण गवाह है। तो ये क्या हो गया, मीर जाफ़र क्या हो गया था, घर का भेदी हो गया था। तो अब इसने क्या किया कि हेल्प कर दिया, अंग्रेज़ों का हेल्प कर दिया, और सेनापति था, अंग्रेज़ों का हेल्प कर दिया और धोखे से सिराजुद्दौला जो है कि हार जाता है बेचारा। सिराजुद्दौला बुरी तरह से परास्त हो जाता है। सिराजुद्दौला के हारने के बाद अंग्रेज़ जो है कि डायरेक्ट बंगाल को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, उन्होंने प्लासी का युद्ध किया अंग्रेज़। और जब अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध किया तो उन्होंने क्या किया कि इस युद्ध में हाराने के बाद बंगाल के नवाब को उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब तो घोषित कर दिया, लेकिन वास्तविक सत्ता का जो नियंत्रण था वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही था। ये कठपुतली की तरह बन गया। ध्यान देना, ज़िंदगी में आप लोग अगर कभी भी अगर अपनी योग्यता से अगर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं ना, तो समझ लेना आप कठपुतली बन जाओगे। इसीलिए अगर ज़िंदगी में कुछ भी अगर हासिल करना चाहते हो लाइफ में, तो अपनी योग्यता से जाने की कोशिश करो। ये घूस फरेब से जो भी लोग भर्ती होते हैं, एक बार भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन वो लाइफ गुजारते हैं, जीते नहीं हैं, कभी उस स्ट्रगल को नहीं जान पाते हैं, समझे। और देख लो आजकल के कोई युवा तो हम देखते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा फोकस उनका घूसे और सोचते हैं, फोर्स पर होता है कि हम पास हो जाएं। इंटर में अगर परीक्षा दे रहे हैं तो सोचेंगे कि 2-5 हज़ार रुपया लगे कहीं हम पास हो जाएं। अरे गधा, उस सर्टिफिकेट का काम होता है, 85% आ जाएगा तो, जब तक नॉलेज नहीं होगा। हाँ, आजकल प्रोमोट के बहाने देखो कई सारे वसूली हो रही है। बताओ, इन सब से कुछ फ़ायदा है? क्या करें, अब छोड़ो इन सब बातों को, हम लोग अपना टॉपिक पर ध्यान दें। अब ध्यान देना, मीर जाफ़र की बात करेंगे हम लोग। मीर जाफ़र जो है कि हाथों की कठपुतली बन जाता है अंग्रेज़ों का। कहने को तो बंगाल का नवाब, लेकिन है क्या, कठपुतली, कुछ पावर नहीं, कुछ वैसे ही बन गया है, सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में, समझे। अब क्या होता है, जब मीर जाफ़र बन जाता है ना, तो इसको अंग्रेज़ कठपुतली बना दिए थे। पूरा बंगाल का नियंत्रण, जैसे बंगाल को नचाना चाहते थे वैसे बंगाल में अपना राजन करते थे, समझे। तब इससे क्या हुआ कि मीर जाफ़र को भी इन्होंने हटा दिया और इसके दामाद को मीर कासिम को जो है कि इन्होंने क्या किया, अगला बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। जब अगला बंगाल का नवाब मीर कासिम को नियुक्त कर दिया तो मीर कासिम थोड़ा चालाक था। ये दबाना नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों का हम हाथ का कठपुतली बने। देखो, सबको स्वाभिमान सबको प्यारा होता है, ये थोड़ा स्वाभिमानी था। तो ये नहीं सोचता था कि हम बंगाल के नवाब को हो करके और जो है कि अंग्रेज़ों की कठपुतली, और ये अंग्रेज़ों की ताकत को समझता भी नहीं था। तब इसने क्या किया, और अंग्रेज़ों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ ही रहा था। तब मीर कासिम मुग़ल बादशाह के यहाँ गया। मुग़ल बादशाह कहाँ गया, मुग़ल साम्राज्य उस समय थे शाह आलम, जो मुग़ल साम्राज्य के वंशज थे, शाह आलम सेकेंड, उनके पास जो है कि मीर कासिम गया। और मीर कासिम जो है कि उनके पास जा कर के, और जानते हो क्या बोला कि आई नीड हेल्प, मुझे सहायता चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सहायता इसलिए चाहिए कि ये अंग्रेज़ जो है कि हमें सता रहे हैं, अगर हम सब लोग मिल जाएं तो ये अंग्रेज़ को हम लोग खदेड़ सकते हैं। तो उसने सोचा कि हाँ, ऐसा क्यों, वो शाह आलम भी परेशान था अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों की दिन पर दिन अपना वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा था। तब क्या होता है, हम आप लोगों को बता दें कि इन्होंने जब ये दो मिल गए ना, तो एक अवध में था। अवध हमारे लखनऊ के, सुना है ना, ये अवध अयोध्या उसके बगल में है, आप लोगों ने सुना होगा, सुनो राम सकल गुरु धाम की, समझे। तो ये उत्तर प्रदेश का इलाका हो जाता है अवध, जो अयोध्या का इलाका हो जाता है। तो वहाँ के नाम नवाब थे सुजाउद्दौला। कौन थे? सुजाउद्दौला। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम कहाँ के, बंगाल के नवाब, और मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकेंड, ये तीनों जो है कि मिल जाते हैं। और देखो, जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, तो एक संयुक्त लड़ाई होती है। और वह संयुक्त लड़ाई जो है कि बहुत ही फेमस लड़ाई है प्लासी के युद्ध के बाद। यह लड़ाई तो ऐसी लड़ाई थी जो एकदम रास्ता क्लियर कर दिया था कि अब अंग्रेज़ जो है कि बन गए। ये लड़ाई में थी। प्लासी का युद्ध तो बस एक वो था, 2-4 घंटा हुआ, आए गए मार कर चले गए। प्लासी का युद्ध तो बस 2 घंटे 4 घंटे 5-6 घंटे का खेल था, समझे, एक दिन का खेल था,
एक दिन नहीं, एक ही दिन में 4-5 घंटे का खेल था, समझे। लेकिन जो मेन युद्ध होता है अंग्रेज़ों से और भारत जो मेन युद्ध होती है वह जो है कि भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध को माना जाता है। बक्सर हमारे बगल में ना, गंगा नदी के किनारे, आप लोग देखे होंगे। तो हम आप लोगों को बता दें, ये जो बक्सर का युद्ध है ना, यह 1764 बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही साथ 3 शक्तियाँ भारत की, वो भी मेन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। कौन? हमारे अवध से कौन आ गए? शुजाउद्दौला, अवध से शुजाउद्दौला, बंगाल से मीर कासिम, बंगाल से कौन आ गए? मीर कासिम, और मुग़ल से मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। जब ये तीनों आ जाते हैं मिल करके, और ये तीनों की संयुक्त लड़ाई जो है कि अंग्रेज़ों से होती है, और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था आप लोगों को बता दें? हेक्टर मुनरो। ध्यान देना, एक बात बताना भूल गया, 1757 में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। कौन अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को कहते थे अंग्रेज़ कि भारतीयों का नस्या पहचानता है, ये कहाँ से नस्या टोएंगे ना तो रोग का पता चल जाएगा, ये कहाँ से, मतलब भारत का नस पहचानने को अंग्रेज मुख्यतः जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। तो 1757 में तो रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत लिया था, समझे। अब क्या होता है, 17 और कैसे जीता था? मीर जाफ़र को मिला करके अपने में, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, ये भारत का ये नस पकड़ना जानता था। लेकिन 1757 को क्या होता है आप लोगों को बता, 1757 के बाद जो संयुक्त लड़ाई होती है उसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस संयुक्त लड़ाई में भी क्या होता है हम आप लोग को बता दें कि बहुत ही अनोखा, बहुत ही ऐतिहासिक नया रोचक ढंग मोड़ ले लेता है। और कौन जीतता है? 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये तीनों जो है कि लड़ जाते हैं। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि मेन जो है कि अंग्रेज़ आधुनिक हथियार से लैस थे, समझे। अंग्रेज़ आधुनिक हथियार से लैस थे, उनके सैनिकों में जो है कि प्रशिक्षण की भरपूर, मतलब बढ़िया से प्रशिक्षण हुआ था, समझे। तो ये सब कारण थे जो अंग्रेज़ों को जीतने में सहायता प्रदान किए, समझे। और इस युद्ध के बाद क्या होता है कि संपूर्ण उत्तर भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की जो दीवानी होती है, जो कर वसूलना दीवानी जो होती है, वह किसके हाथों में चला गया? अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, दो संधियां होती हैं इलाहाबाद में ही। एक इस युद्ध के बाद जो है कि इलाहाबाद की संधि होती है। इस तरह से अब क्या हुआ, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य के बारे में हम लोगों ने 2 मुख्य युद्ध पढ़ा। कौन कौन सा युद्ध? एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध से जो है कि अंग्रेज़ों ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो जितने हैं इलाके, उस सबको जो है कि अपने अधीन कर लिया, समझे। और एक ताकत बन गए। अब भारत में इनको टक्कर देने वाला कोई फिर ये छोटे मोटे राजा शेष नहीं बचे थे, क्योंकि यही मुख्य राजा थे भारत के। अब क्या होता है, इलाहाबाद की संधि आप लोगों को हम बता दें कब होती है? 1765 में होती है। 2 संधियाँ होती हैं इलाहाबाद की 1765 में। एक होती है आप लोगों को बता दें एक होती है 12 अगस्त को, और एक होती है 16 अगस्त को। 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। अगर हम आप बता दें कि युद्ध तो बक्सर में हुआ, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। अब जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को हुई थी। 12 अगस्त 16 अगस्त 1765 को हुई थी। और इस संधि के अनुसार ये कहा गया कि बंगाल में जो है कि ये मुग़ल सम्राट जो हैं शाह आलम द्वितीय, और 1765 में कौन आ जाते हैं? निजामुद्दौला आ जाते हैं। मीर कासिम को हटा दिए फिर, और निजामुद्दौला बंगाल के नवाब नए बनाए जाते हैं। और इनको जो है कि इनके साथ समझौता किया जाता है इलाहाबाद में। और इन पे जो है कि ये कहा जाता है कि देखो, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी ना, जो द्वैध शासन स्थापित किया, इस संधि के अनुसार द्वैध शासन हुआ। यानी कि जितना भी पैसा आएगा ना जनता से, दीवानी जितनी भी होगी ना, वो अंग्रेज़ों को जाएगा।
और जितना भी देख रेख करना है प्रशासन का, वो जो है कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय देखेंगे और निज़ामुद्दौला देखेंगे। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासकीय खर्च है, सेना को देख रेख करना, जनता की देख रेख करना, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, उसका वो किसके हाथों में रहेगा? उसका पावर, वो पावर रहेगा राजाओं के पास ही रहेगा, नवाबों के पास ही रहेगा। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास ही होगा, निज़ामुद्दौला के ही पास रहेगा। लेकिन मेन काम क्या था कि जो दीवानी होगी, जितना भी पैसा आएगा ना, उसका मालिक कौन होगा? अंग्रेज़ होंगे। अंग्रेज़ ही तय करेंगे कि कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। ये हाल तो वही हुआ ना भाई कि घर जो है कि घर की जो है कि अगर हम बात करें, पेंटिंग करवानी है या कुछ भी हमें अगर हम करवाना है, तो हम कहें कि भाई देखो तुम जो है कि पैसा दे दो और जो है कि हम जो है कि तुमको पार्टी दे देंगे। हमारे दोस्त हैं और हम कहें कि अरे चलो पार्टी दे देते हैं, और क्यों ना, तो चलो चलो पार्टी दे देते हैं, सबको ले गए अटेंड कराने। और पैसा देने के बारे में कहा, अरे हमने तो पार्टी देने को कहा था, पैसा कहाँ कहा था? ये तो वही बात हो गई ना। तब तो अगर पैसे में देना होगा तब तो कोई भी पार्टी कर लेगा, है कि नहीं? अगर हम कह दे तुम लोगों से कि चलो जो है कि चलो पार्टी करते हैं, हम तो तुम्हें बढ़िया होटल में ले जाएंगे, लेकिन एक ही शर्त है, मैं पैसा नहीं दूंगा भाई। वही हाल इनका हुआ। भाई तुम राज्य करो, लेकिन जितना राजस्व का खर्च आएगा, जितना भी पैसा आएगा, वो हमारे हाथों में रहेगा। यही द्वैध शासन, इलाहाबाद की संधि में द्वैध शासन की संधि हुई, समझे? और द्वितीय 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें जो है कि अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला को लिए निशाने पर। और उनको जानते हो, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उनसे जो है कि कहे देखो भाई, अंग्रेजी सेना का जितना भी खर्च का रख रखाव होगा और अवध में हम लोग मुक्त व्यापार करेंगे, समझे? और चुनार का जो दुर्ग था वो भी अपने नियंत्रण में ले लिया, किला। फिर अवध में मुक्त व्यापार करेंगे, हम लोग टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, और हमारी जितनी भी अंग्रेजी सेना है उन सब का खर्च वहन कौन करोगे? तुम करोगे, अवध के नवाब से कहा। अब इस तरह से अंग्रेज जो है कि इस संधि के द्वारा ताकतवर हो गए। अरे उनको खर्च देना ही था, यहाँ से पैसा मिल रहा था, यहाँ से उनका खर्च मिल रहा था सेना के रख रखाव के लिए, समझे? तो अब क्या होता है, इतना तो क्लियर था। लेकिन 1772 में हम आप लोगों को बता दें कि वारेन हास्टिंग आते हैं। वारेन हास्टिंग आते हैं बंगाल में, वो मुख्य गवर्नर के रूप में आते हैं ब्रिटिश से, वारेन हास्टिंग। और वारेन हास्टिंग कहते हैं कि वारेन हास्टिंग आते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये जो है कि वारेन हास्टिंग आते हैं 1772 में। इसने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली भी ख़त्म कर दिया। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन भी अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगा, यानी प्रशासक सुविधा भी अंग्रेज़ों के हाथ में भी रहेगी, और जो दीवानी रहेगी वो भी अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगी। यानी कि सारा का सारा पावर किसके हाथों में रहेगा? अंग्रेज़ों के हाथों में रहेगा। और द्वैध शासन को भी ख़त्म कर दिया। और तब जो है कि बंगाल का जो है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग चुना जाता है। तो इस तरह से सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने जो है कि बंगाल को अपने हाथों में कर लिया, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रूप से भी और दीवानी रूप से भी। देखो यही हाल होता है, घर फूटे गांव लूटे, और गांव फूटे तो जवार लूटे। देख ही रहे हो पूरा जो है कि अंग्रेज किस तरह से जो है कि विदेशी ताकत जो है कि भारत को लूटे चली आई जब हम लोग बिखर गए थे। तो अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कि मैसूर को उन्होंने किस तरह से कब्जा किया, सिखों से किस तरह से युद्ध किया, अगले वीडियो में पढ़ें। आज के वीडियो में हमने लोगों ने ये पढ़ा कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे जमता है। तो इसी के साथ आप सभी को गुड बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ बंगाल के बाद किस राज्य को अपने हाथों में लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। आप सभी का प्यार और सहयोग हमारे साथ है। चलिए इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।